Hello everyone and welcome in the class. In today's class we will discuss about the challenges of nation building. आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम जो challenges of nation building है, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां हैं, उसका पार्ट सेकंड है वो डिस्कस करेंगे, जिसमें हम जो फॉलोइंग टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे. हमारे जो प्रीवियस क्लास है उसमें हमने चैप्टर फर्स्ट है उसका जो पार्ट फर्स्ट है वो डिस्कस किया था और उसमें हमने जो फॉलोइंग टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस किया था. आई विल ट्राई कि ये जो पार्ट 2 हैं हमारे चैप्टर फर्स्ट के उनको कवर करने के बाद आपको जो NCERT बुक है उसके जो सफिशिएंट नोट्स हैं वो मिल जाएं और आपको ज़्यादा और जो डिफ़िकल्टीज़ हैं या फिर आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो भी सोल्व हो जाएं. नाउ लेट अस स्टार्ट आवर क्लास. हमारा जो टॉपिक है वो है कंसिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन, विभाजन के परिणाम. कि पार्टीशन का डिसाइड हुआ, उसके बाद जो पार्टीशन की जो प्रोसेस है वो भी डिसाइड हुई कि पार्टीशन कैसे होगा. अब पार्टीशन होने के बाद उसके जो परिणाम है वो क्या निकले वो हम डिस्कस करेंगे. जो पार्टीशन है वो 1947 में हुआ. 1947 में जो पार्टीशन हुआ उसमें जो ट्रेजिक ट्रांसफ़र हुआ पॉपुलेशन का, और ये जो ट्रांसफ़र था वो अनप्लान्ड था. इट वॉज ए अनप्लान ट्रेजिक ट्रांसफ़र कि लोगों को पता ही नहीं था कि वो जाएंगे तो किस देश में जाएंगे और वो कहाँ रहेंगे, कैसे खाएंगे और वो उनका जो फ्यूचर है वो क्या होगा. द ईयर ऑफ 1947 इज़ डिफाइंड एज अ ट्रेजिक ट्रांसफ़र ऑफ पॉपुलेशन एंड इट वॉज ए अनप्लान्ड ईयर फॉर द पीपल ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान. जो पार्टीशन हुआ उसमें किलिंग हुई, एट्रोसिटीज़ हुई. People were killed and faced the atrocities in the name of religions. कि धर्म के नाम पर जो लोग हैं वो मारे गए, उनके ऊपर अत्याचार हैं वो किए गए. और इसी कारण कुछ जो स्पेसिफिक सिटीज़ हैं जैसे सिटीज़ लाइक अमृतसर, लाहौर एंड कलकत्ता व ट्रांसफ़र इनटू क्रिमिनल जोन्स. कि जो कुछ जो शहर हैं हमारे, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे अमृतसर है, लाहौर है, कलकत्ता है, उसको सांप्रदायिक अखाड़े हैं उनमें चेंज कर दिया गया. क्योंकि पार्टीशन के टाइम पे कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ थे जहाँ पर क्रिमिनल राइट्स हुए, सांप्रदायिक दंगे हुए, जिनके कारण ये जो एरिया है वो क्रिमिनल जोन्स में डिवाइड हो गए. अब नेक्स्ट है जो लोग हैं वो फोर्स किए गए कि वो अपने जो घर है छोड़ दें. पीपल वर फोर्सेस टू अबेंडन देयर होम्स. और जब लोगों को फोर्स किया गया कि वो अपने घर छोड़ दे तो उस दौरान पे जब वो ट्रांसफ़र हुए तो उनको बहुत ज़्यादा जो सफरिंग्स है, जो विपत्तियां हैं उनका सामना करना पड़ा. पीपल वेंट थ्रू इमेंस सफरिंग्स. पीपल वेंट through immense sufferings. अब जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उनको भी प्रॉब्लम हुई ट्रांसफ़र में. दे डिसाइडेड टू टेक शेल्टर इन रिफ्यूजी कैंप्स बिकॉज दे फाउंड अनहेल्पफुल फ्रॉम लोकल एडमिनिस्ट्रेशन. अब जो माइनॉरिटीज़ हैं उन्होंने डिसाइड किया कि वो जो रिफ्यूजी कैंप्स हैं उनका सहारा लेंगे. Minorities take shelter in refugee camps because they found unhelpful from local administration. क्योंकि जो वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, वहाँ का जो प्रशासन था, वहाँ से उनको कोई हेल्प नहीं मिली. इसलिए इन्होंने डिसाइड किया कि वो जो शरणार्थी शिविर हैं उनमें रहेंगे. अब जो लोग हैं वो ट्रांसफ़र हुए, कुछ अपने पैरों से और कुछ अपने जो उनके पास जो साधन थे उनसे. पीपल ट्रेवल्ड टू अदर साइड्स. जिनमें से जो ज़्यादा लोग हैं उन्होंने अपनी जो यात्रा है वो अपने पैरों से ही कवर की. अब ये जो ट्रैवल है उसके दौरान उनकी जो जर्नी है उसमें जो लोग हैं वो अटैक्ट किए गए, किल्ड किए गए और रेप्ड किए गए. और उसमें जो वीमेन हैं, जो महिलाएं हैं, उनकी क्या कंडीशन थी वो एक बार हम डिस्कस करते हैं. जो वुमेन है वो अबडक्टेड की गई, मीन्स किडनैप की गई.
उनको अगवा किया गया। और जो अबडक्टर है, जो लोग हैं उन्होंने जिसको उसको अगवा किया था, उन्होंने उनको फोर्स किया कि वो अपना जो धर्म है वो कन्वर्ट करे, फोर्सेस टू कन्वर्ट देयर रिलीजन। एंड फॉर मैरिज, कि जो अबडक्टर है, जो जिन्होंने उसको अगवा किया, महिला को अगवा किया, उन्होंने उसको फोर्स किया कि वो अपना जो धर्म है वो कन्वर्ट करे और उनसे शादी करे। अब कुछ जो महिलाएं हैं वो मारी गई उनके फैमिली मेम्बर्स के द्वारा ही। वीमेंस वर किल्ड बाय देयर फैमिली मेम्बर्स टू प्रिजर्व द फैमिली ओनर। अब कुछ जो महिलाएं हैं वो उनके जो परिवार के सदस्य हैं उन्होंने उनको मार दिया ताकि जो कुल की जो इज्जत है वो बची रह सके। उसके बाद कुछ जो लोग हैं उन्होंने जो बॉर्डर है वो क्रॉस भी किया। सम पीपल गेट सक्सेसफुल टू क्रॉस द बॉर्डर बट दे फाउंड दैट दे हैड नो होम। कुछ जो लोग हैं उन्होंने जो ट्रांसफ़र भी किया एक जगह से दूसरी जगह, बट अदर साइड ऑफ बॉर्डर उन्होंने पाया कि उनके पास कोई घर ही नहीं है। अब ये जो पूरी कंडीशन है, अब जो लोग हैं उनकी जो डिस्प्लेसमेंट हुई, जो पार्टीशन हुआ, पार्टीशन को जो राइटर हैं हमारे जो पोइट्स हैं उन्होंने डिस्क्राइब किया एक फ्रेज की हेल्प लेके। और ये जो पार्टीशन है, जो डिस्प्लेसमेंट है, उसको उन्होंने कहा डिवीज़न ऑफ हार्ट्स, कि लोगों के दिलों का बंटवारा हो गया। ये सिर्फ एक पार्टीशन नहीं है जिसमें सिर्फ एक जो धरती है सिर्फ उसकी जो सीमा है वो बटी हो, बल्कि जो लोग हैं उनके दिल भी बट गए। सो इस पार्टीशन में सब कुछ डिवाइड हुआ, एवरीथिंग वॉज डिवाइडेड। सो इसमें जो टेबल है वो भी डिवाइड हुई, चेयर भी, एम्प्लॉयज़ हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, जो सरकार के जो कर्मचारी हैं, हमारी जो रेलवे है, वो सब कुछ उसमें डिवाइड हुआ। और इस पार्टीशन में जो 5 से जो 10 लाख जो लोग थे वो मर गए वोलेंस से, हिंसा से। अब ये वोलेंस कैसे हुआ? ये धर्म के नाम पर जो लोग हैं उन्होंने कुछ दंगे किए, कुछ वोलेंस हुआ जिसमें, और उसमें जो 5 से जो 10 लाख लोग हैं वो मर गए। और जो 80 लाख ऑफ पीपल है उनको फोर्स किया गया माइग्रेशन करने के लिए। दे वर फोर्स्ड टू माइग्रेट। अब ये सब हो गया, पार्टीशन भी हो गया, जो लोग हैं वो भी बट गए, सारी चीज़ें भी बट गई, जो लोग हैं वो भी मर चुके थे। उसके बाद पार्टीशन के कुछ टाइम के बाद जो गवर्नमेंट है उसको एक लगा कि ये एक डीपर इशू भी, पार्टीशन के साथ साथ एक डीपर इशू है, एक और जो सीरियस प्रॉब्लम है वो भी आई है। और वो डीपर इशू क्या था कि जो पाकिस्तान है वो तो ऑटोमेटिकली मुस्लिम नेशन बन गया, क्योंकि वहाँ पर जो मुस्लिम है वो वहाँ पर ट्रांसफ़र हो गई। अब इसके कारण क्या, जो इंडिया है वो ऑटोमेटिकली एक हिंदू नेशन बन जाएगा। इंडिया विल बी ऑटोमेटिकली चेंज इनटू अ हिंदू नेशन। क्योंकि जो मुस्लिम लीग है उन्होंने कहा था कि जो कांग्रेस है वो सिर्फ हिंदूज़ को सपोर्ट करती है, या फिर मुस्लिम लीग का या फिर कोई और जो लोग हैं उनका कोई वहाँ पर स्टेटस ही नहीं है। लेकिन जब 1951 है, 1951 का जो सेंसस हुआ उसमें जो गवर्नमेंट है उसको पता चला कि जो टोटल पॉपुलेशन है उसके जो 12% पॉपुलेशन है वो क्या है, मुस्लिम्स। सो 12% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ टोटल पॉपुलेशन आर मुस्लिम्स, वर मुस्लिम्स। और कुछ और धर्म के भी लोग थे, जैसे हमारे सिख्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, वो भी
थे। तो इसलिए जो गवर्नमेंट है उसने कहा कि जो इंडिया है वो डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट करेगी, विविधता को फॉलो करेगा और उसकी रिस्पेक्ट करेगा और हर किसी को इक्वल ट्रीट करेगा। सो इट रिजल्टेड टू ट्रीट इक्वली। एंड इट वॉज डिसाइडेड दैट इंडिया वुड बी ए सेकुलर नेशन। इसलिए ये डिसाइड हुआ कि जो इंडिया है ना ही तो एक हिंदू नेशन होगा, ना ही वो किसी एक धर्म को सपोर्ट करेगा, बल्कि जो भारत है वो एक सेकुलर नेशन होगा, धर्मनिरपेक्ष देश होगा, जहाँ पर हर किसी को इक्वल ट्रीट किया जाएगा। अब जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट, रजवाड़ों का विलय। सो इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट, रजवाड़ों का विलय। तो इंडिया है वो बिफोर 1947 जो इंडिया है वो डिवाइडेड था इंडियन प्रोविंसेस में और प्रिंसली स्टेट्स में। So before 1947, British India was divided into British Indian provinces and princely state. So 1947 जो 1947 है उससे पहले जो ब्रिटिश इंडिया था वो डिवाइड था ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांत में और देसी रजवाड़ों में। सो अभी जो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस हैं वो डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। सो ये जो हमारे प्रोविंसेस हैं, जो ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय जो प्रांत हैं, वो किसके अंडर में थे? ब्रिटिश गवर्नमेंट की। कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो ही उन पर रूल करते थे, उन्हीं पर अपने जो रूल रेगुलेशंस हैं वो अप्लाई करते थे। और जो प्रिंसली स्टेट हैं, जो देसी रजवाड़े हैं, वो कंट्रोल्ड बाय प्रिंसेस, कि जो राजा है उन पर वो अपना जो शासन है वो करते थे। सो प्रिंसेस स्टेट वर रूल्ड बाय प्रिंसेस। अब ये जो प्रिंस है वो अपनी जो पावर है वो किस में यूज़ कर सकते हैं? सम इंटरनल अफेयर्स में। और वो अपनी पावर तब तक यूज़ कर सकते हैं जब तक वो जो ब्रिटिशर्स की जो सुपरमेसी है उसको एक्सेप्ट करते हैं, कि जो ब्रिटिश राज की जो अधीनता है उसको एक्सेप्ट करते हैं। तब तक जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो उनको ये पावर देती है कि वो जो प्रिंसली स्टेट हैं उनके ऊपर अपने जो इंटरनल अफेयर्स हैं उसमें अपनी जो पावर है वो यूज़ कर सकते हैं। सो वो जो पावर यूज़ कर रहे थे अपने इंटरनल अफेयर्स में, जो प्रिंसेस है, जो राजा है, वो अपने इंटरनल अफेयर्स में अपने जो कंट्रोल है वो शो कर रहे थे, उसको वो क्या बोलते हैं? पैरामाउंटेसी ऑफ ब्रिटिश क्राउन। क्यों? वो जो इंटरनल अफेयर है उसमें अपनी पावर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो जो पावर यूज़ कर रहे हैं वो तब तक यूज़ कर सकते हैं जब तक वो जो ब्रिटिश की सुपरमेसी है, जो ब्रिटिश की सर्वोच्चता है, उसको एक्सेप्ट करते हैं। अब जो प्रिंसली स्टेट है उसमें जो 1/3 लैंड है, 1/3 हिस्सा है जो ब्रिटिश इंडियन एम्पायर का, वो प्रिंसली रूल के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता था। अब इसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या आई? अब जो इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट है उसमें कुछ ये जो प्रिंसली स्टेट है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आई वो हम डिस्कस करेंगे, कि उनको कैसे कैसे जो इंडिया है या इंडियन यूनियन है उसमें कैसे उसको मिलाया गया। अब 1947 में जो ब्रिटिशर्स हैं उनका जो रूल है, जो शासन है, वो एंड हो गया। और उन्होंने अनाउंस कर दिया कि वो जो ब्रिटिशर्स की जो सर्जनिटी है, जो सर्वोच्चता है, उसका भी एंड हो चुका है। सो दे अनाउंस्ड फ्रीडम ऑफ प्रिंसली स्टेट
फ्रॉम द सर्जेनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन। कि अब जो ब्रिटिश की जो सर्वोच्चता है उससे जो प्रिंसली स्टेट हैं वो फ्रीडम है, मतलब उनको आज़ादी है कि वो या तो वो जहाँ चाहे वो जा सकते हैं, या फिर वो इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं, या पाकिस्तान में भी वो जा सकते हैं, या फिर वो इंडिया में भी मिल सकते हैं। मीन्स उनके ऊपर डिपेंड था, उनके जो राजा हैं उनके ऊपर डिपेंड था ये डिसीजन कि उनको इंडिपेंडेंट रूल करना है, या फिर इंडिया में मर्ज होना है, या फिर पाकिस्तान में। सो ये जो ब्रिटिशर्स है ये अनाउंस कर चुके थे कि वो उनकी मर्जी है कि वो कहाँ जाना चाहेंगे। और जब जो इंडिया है वो जब वो फ्री हुआ तो जो इंडिया है उसके अंदर जो 565 जो थे वो थे प्रिंसली स्टेट कि जो देसी रजवाड़े हैं उनकी संख्या थी 565। अब ये भी प्रॉब्लम आई कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने चॉइस दी प्रिंसली स्टेट को। ब्रिटिश गवर्नमेंट गिव चॉइस। अब वो चॉइस क्या थी कि वो इंडिपेंडेंटली भी रह सकते हैं, इंडिपेंडेंटली रूल कर सकते हैं, कैन जॉइन इंडिया और पाकिस्तान। अब ये जो चॉइस थी वो प्रॉब्लम बनी किसके लिए? इंडिया की जो यूनाइटेड है का जो सपना था कि जो इंडिया है वो एक यूनाइटेड नेशन होगा, उसके लिए एक प्रॉब्लम बनी। सो इट बिकम प्रॉब्लम ऑन एग्जिस्टेंस ऑफ यूनाइटेड इंडिया। अब ये जो चॉइस है वो एक सवाल बन गया कि जो भारत है वो क्या एकता के जो सूत्र है उसमें बंधा रहेगा, या फिर वो एक सेपरेट और अदर कंट्रीज़ में भी डिवाइड हो सकता है। कि मतलब जो पार्टीशन पाकिस्तान का हुआ उससे कुछ नहीं होगा, बल्कि इंडिया है वो और अदर जो स्मॉल कंट्रीज़ है उसमें भी डिवाइड हो सकता है। क्योंकि जो अब कुछ जो प्रिंसली स्टेट हैं उनके जो राजा हैं उन्होंने डिसाइड किया कि वो इंडिपेंडेंटली रहेंगे, ना ही वो पाकिस्तान में जाएंगे ना ही भारत में। फॉर एग्ज़ाम्पल रूलर ऑफ त्रावणकोर, एंड हैदराबाद। अब जिसको जो हैदराबाद में जो रूल करता है, जो शासक होता है, जिसको हम निजाम कहते हैं, इन्होंने कहा कि वो इंडिपेंडेंटली रूल करेंगे। दे अनाउंस्ड देयर इंडिपेंडेंस। अब उसके बाद जो अदर रूलर्स हैं, फॉर एग्जांपल रूलर ऑफ भोपाल, कि जो भोपाल का जो नवाब था उसने कहा कि वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, जो संविधान सभा है, उसको ज्वाइन ही नहीं करेगा। ही डिनाइड टू ज्वाइन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कि उन्होंने जो नवाब भोपाल है उसने कहा कि वो जो संविधान सभा है उसको ज्वाइन नहीं करेगा। अब ये जो एग्जाम्पल है इनको देखने के बाद कि कोई इंडिपेंडेंट रहना चाहता है, कोई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ज्वाइन ही नहीं करना चाहता है, तो अब ये सब देखने के बाद, ये कंडीशन देखने के बाद एक पॉसिबिलिटी बन गई कि जो इंडिया है वो जो स्मॉल कंट्रीज है, छोटे छोटे जो देश है, उसमें भी डिवाइड हो सकता है। So there was a real possibilities that India would divide into small countries, और जो इंडिया है वो स्मॉल कंट्री में डिवाइड होगा। तो ये भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि यूनिटी होगी, सेल्फ डिटर्मिनेशन होगा, कि जो यूनिटी का और जो भारत है उसमें लोकतंत्र होगा। तो मतलब ऐसी कोई पॉसिबिलिटी दिखी ही नहीं, क्योंकि इंडिया डिवाइड होगा तो उसमें डेमोक्रेसी भी नहीं होगी
और डिवाइड इसलिए हो रहा है क्योंकि उसमें यूनिटी भी नहीं है। सो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो हमारा गवर्नमेंट अप्रोच, कि ये सब जो हो रहा है उसके बाद जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, उसका क्या नज़रिया था। गवर्नमेंट अप्रोच, जो सरकार का जो नज़रिया था, जो गवर्नमेंट है उसने उसके ऊपर कैसे रिएक्ट किया, वो हम डिस्कस करेंगे। सो जो गवर्नमेंट है वो स्ट्रिक्ट हुई, उसने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया। सो गवर्नमेंट टेक्स स्ट्रिक्ट एक्शन। अब ये जो पार्टीशन हुआ, ये जो प्रिंसली स्टेट बने, अब प्रिंसली स्टेट में भी जो मुस्लिम लीग है वो इस चीज़ को सपोर्ट कर रही है कि उन जो प्रिंसली स्टेट है उनको ही डिसाइड करना चाहिए कि वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं या फिर इंडिया या पाकिस्तान में मर्ज होना चाहते हैं। The states are free to adopt any course they liked. सो ये जो आइडिया था कि जो स्टेट है, जो प्रिंसली स्टेट है, वो फ्री हैं कि वो कौन सा कोर्स है, वो कौन सा जो आइडिया है वो अडॉप्ट करते हैं, कि वो इंडिपेंडेंट रहेंगे, पाकिस्तान में जाएंगे, इंडिया में रहेंगे। सो इस जो आइडिया का जो मुस्लिम लीग है उसने सपोर्ट किया कि जो आइडिया है वो ठीक है, लेकिन जो कांग्रेस है उसने अपोज़ किया कि ये जो आइडिया है वो जो इंडिया है उसके लिए भी ठीक नहीं है और ये जो आइडिया है ये गलत है। अब उसके बाद हमारे जो पर्सनालिटी हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनका बहुत बड़ा जो रोल है वो है कि वो ही जो रिस्पॉन्सिबल हैं कि जो प्रिंस स्टेट है वो आज इंडिया के अंदर है। सरदार वल्लभ भाई पटेल। सो सरदार वल्लभ भाई पटेल जब इंडिया आज़ाद हुआ तब इंडिया के डेप्यूटी पीएम थे, इंडियाज़ डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर, कि जब इंडिया आज़ाद हुआ तो उप प्रधानमंत्री थे और गृह मंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द मर्जर ऑफ प्रिंसली स्टेट। जो देसी रजवाड़ों का जो इंडिया में विलय हुआ, जो भारत में मर्ज हुआ, उसके भी कौन जिम्मेवार हैं? हमारे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं वो। उन्होंने बातचीत की, दे यूज्ड परसुएशन, डिप्लोमेसी एंड फोर्स। सो जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल है उन्होंने परसुएशन का सहारा लिया, डिप्लोमेसी का सहारा लिया और कुछ जो फोर्स हैं उसका भी सहारा लिया और जो प्रिंसली स्टेट है उनको इंडिया में मर्ज किया। सो उन्होंने कुछ जो प्रिंस स्टेट के जो राजा हैं उनको मनाया, कूटनीति है उसका भी यूज़ किया और जहाँ पर ज़रूरत पड़ी वहाँ पर जो मिलिट्री फोर्स है या फिर जो फोर्स है, दबाव है, उसका भी सहारा लिया। अब हम देख सकते हैं कि जो आज का जो हमारा उड़ीसा है उसमें उस उड़ीसा में 1947 के टाइम पर 26 स्मॉल स्टेट्स थे और जो हमारा सौराष्ट्र रीजन है गुजरात का उसमें 14 बिग स्टेट थे और 119 स्मॉल स्टेट थे, जिनको जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है उसने इंडिया में मर्ज किया। अब इसमें आती है 3 कंसिडरेशंस। अब ये जो 3 कंसिडरेशन है ये क्या है कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है या फिर जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने मतलब 3 जो कंसिडरेशन है, जो 3 जो आइडिया है उनको कंसिडर किया।
हमारा फर्स्ट है कि जो पीपल है प्रिंसली स्टेट के, पीपल ऑफ प्रिंसली स्टेट wanted to be the part of India. कि जो देसी रजवाड़ों के जो लोग हैं, जो वहाँ पर लोग रह रहे हैं, वो चाहते हैं कि वो इंडिया का ही हिस्सा बना रहे, वो भारत में ही रहें। सेकंड है कि जो गवर्नमेंट है उसने ऑटोनॉमी दी, स्वायत्ता का जो अधिकार है वो प्रोवाइड कराया प्रिंसली स्टेट को। अब ये ऑटोनॉमी क्यों दी? ताकि जो गवर्नमेंट है वो ये दिखा सके कि वो जो गवर्नमेंट है वो सपोर्ट कर रही है किसको? प्लूरलिटी को। एंड टू गिव रिस्पेक्ट एंड बिकम फ्लेक्सिबल ऑन द डिमांड्स ऑफ रीजन्स। जो गवर्नमेंट है, जो भारत सरकार है, उसने ऑटोनॉमी दी और एक जो लचीला जो रुख है वो अपनाया, ताकि वो ये शो करना चाहती थी कि वो जो गवर्नमेंट है वो जो इंडिया है वो सपोर्ट करता है विविधता को और वो उसकी रिस्पेक्ट करता है, कि जो लोग हैं उनके ऊपर कुछ भी थोपा नहीं जाएगा, उनके ऊपर कुछ फोर्स नहीं किया जाएगा, बल्कि जो विविधता है उसका रिस्पेक्ट करेगी और जो ऑटोनॉमी है वो प्रोवाइड कराएगी। थर्ड है कि जो पार्टीशन है, जो गवर्नमेंट है उसने फील किया कि जो पार्टीशन है उसने अफेक्ट किया, पार्टीशन अफेक्ट्स द डेमार्केशन ऑफ टेरिटरी ऑफ डिफरेंट रीजन्स एंड इट्स इंटीग्रेशंस एंड यूनिटी। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो इंडियन गवर्नमेंट है, उसने फील किया कि जो पार्टीशन हुआ उसने अफेक्ट किया जो टेरिटरी है उसकी सीमा को, और जो डिफरेंट रीजन्स हैं उसकी जो इंटीग्रेशन है, जो अखंडता है या फिर जो एकता है, उसको भी अफेक्ट किया है। सो ये सब देखने के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन। अब ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन क्या था कि जो रूलर्स हैं उन्होंने एक डॉक्यूमेंट है वो साइन किया था, जिसका मतलब ये था कि वो जो स्टेट है वो एग्री हैं कि वो जो इंडियन यूनियन है, जो भारतीय संघ है, उसका हिस्सा रहेंगे। ये जो इंडिया मैप है ये प्रेजेंट का मैप है, पॉलिटिकल मैप है, ये बिफोर 1947 का। ये जो हैदराबाद है, आज जो हैदराबाद है, जो कि आज जो उस टाइम पे जो प्रिंसली स्टेट था हैदराबाद, वो आज जो डिवाइड हुआ है, कुछ स्टेट में डिवाइड हुआ है, तो ओल्ड हैदराबाद है, आज वो पार्ट है किसका? आंध्र प्रदेश का, महाराष्ट्र का, कर्नाटका का और तेलंगाना का। सो ये उस टाइम पर ये एक प्रिंसली स्टेट था। और यहाँ पर ही हम देख सकते हैं प्रिंसली स्टेट जो मणिपुर है, आज का मणिपुर। सो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन क्या था? Rulers of states sign document which meant that their states agreed to be the part of Indian Union.
जो प्रिंसली स्टेट है उनको मर्ज करवाने के लिए एक ये जो डॉक्यूमेंट है वो साइन करवाया गया रूलर से, जिसका मतलब ये है कि वो साइन करेंगे इस डॉक्यूमेंट को, और इस डॉक्यूमेंट का मतलब जब वो साइन करेंगे तो ये साफ साफ उसमें लिखा गया है कि जो स्टेट है वो एग्री है कि वो जो भारतीय संघ है उसका हिस्सा बनेंगे। अब कुछ जो रूलर्स हैं उन्होंने आसानी से इसको स्वीकार किया और इसके ऊपर हस्ताक्षर किए, लेकिन कुछ जो प्रिंसिपल स्टेट हैं उनको मतलब भारत में मिलाने के लिए या फिर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन करवाने के लिए कुछ डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा। और उसमें कुछ प्रिंसिपल स्टेट हैं हमारे जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर एंड मणिपुर। ये कुछ एग्जाम्पल हैं प्रिंसिपल स्टेट के जिनको साइन करवाने के लिए थोड़ी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ी। जो जूनागढ़ है उसका यूनियन हुआ आफ्टर प्लेबिसाइट की, जो प्लेबिसाइट है उसके बाद ही जो जूनागढ़ है वो इंडियन यूनियन में मर्ज हुई। जो प्रिंसिपल स्टेट है जूनागढ़ कुछ प्लेबिसाइट में कुछ अटैक करवाए, जो मिलिट्री अटैक के बाद ही जो जूनागढ़ है वो इंडिया में मर्ज हुआ। नेक्स्ट हमारा एक प्रिंसिपल स्टेट है हैदराबाद, जिसकी जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन है वो साइन करवाने में कुछ डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ी, वो हम डिस्कस करेंगे। जो हैदराबाद था वो लार्जेस्ट था प्रिंसिपल स्टेट में, लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट हैदराबाद था, वो सबसे बड़े रजवाड़ों में से एक था और जो इंडियन टेरिटरी है उससे घिरा हुआ था। मींस जो हैदराबाद है वो उसकी जो सीमा है वो जो इंडिया है उससे ही घिरी हुई थी, मतलब ऐसा कोई भी देश नहीं था जिससे जो अलग अलग देश के अंदर जो हैदराबाद है उसकी सीमा आती हो। सो इट वॉज सराउंडेड बाय इंडियन टेरिटरी। अब जो उस टाइम पे जो हैदराबाद था मीन्स ओल्ड हैदराबाद, आज वही हैदराबाद कुछ पार्ट है टुडे सम पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। अब जो हैदराबाद का जो रूलर था जिसको हम क्या बोलते हैं निज़ाम, हैदराबाद का जो रूलर है उसको एक टाइटल दिया गया निज़ाम का, और जो निज़ाम था वो वर्ल्ड जो पूरे संसार में से वन ऑफ द रिचेस्ट मैन था, कि एक अमीर आदमी था, वन ऑफ द रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड, संसार के अमीर आदमियों में से एक था। और जो ये जो निज़ाम है वो चाहता था कि वो इंडिपेंडेंटली रूलर करे। He wanted to be an independent state just for Hyderabad. अब 1947 नवंबर 1947 में स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट है वो साइन हुआ। साइंड इन नवंबर 1947। जो यथास्थिति बहाल है वो साइन हुआ नवंबर 1947 में, किसके बीच में, बिटवीन इंडियन गवर्नमेंट एंड निज़ाम।
और ये जो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट है, ठहराव जो एग्रीमेंट है वो 1 साल के लिए साइंड फॉर अ ईयर। और उस 1 साल में जो नेगोशिएशन है, जो बातचीत है, वो जो भारतीय सरकार है और जो निज़ाम है उसके बीच चलती रही। सो नेगोशिएशन वॉज गोइंग ऑन। अब ये जो 1 साल का टाइम पीरियड था, इसके दौरान जो पीपल है वो जो निज़ाम का जो रूल था उसको अपोज करने लगे। जो पीपल अपोज्ड निज़ाम रूल। सो जो लोग हैं उन्होंने जो निज़ाम का जो रूल है उन्होंने जो रूल्स रेगुलेशंस जो जनता है उसके ऊपर फॉलो किए। उनका जो लोग हैं वो विरोध करने पर उतर आए। इसलिए जो लोग हैं उनकी कंडीशन को देख के जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने अटैक किया, अनेक्स्ड इन सितंबर 1948। अनेक्स्ड इन सितंबर 1948। और इसी का जो निज़ाम है, जब लोगों ने विरोध किया तो जो निज़ाम है उन्होंने जो राजाकार्स है उनको कहा कि वो जो लोग हैं उनको प्रोटेस्ट से वो रोके और चाहे उनके लिए उनको मार दें या फिर उनकी हत्या कर दें। सो ही यूज्ड रजाकार्स। और वो रजाकार्स क्या थे? जो निज़ाम की जो पैरामिलिट्री फोर्स है उनमें जो लोग थे उनको रजाकार्स बोला जाता था। सो सितंबर 1948 में अनेक्स्ड किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और जो हैदराबाद है उसका जो एसेसन है वो इंडियन गवर्नमेंट ने ले लिया। मींस हैदराबाद वॉज मर्ज इनटू इंडियन यूनियन। सो एक बार जो हैदराबाद है जो प्रिंस स्टेट है, एक बार उसकी जो समरी है एक बार डिस्कस करते हैं कि जो हैदराबाद था वो देसी रजवाड़ों में से जो सबसे बड़ा रजवाड़ा था और जो इंडियन टेरिटरी है उससे घिरा हुआ था। जो ओल्ड हैदराबाद जो प्रिंस स्टेट था, और आज जो हैदराबाद है वो बढ़ चुका है। उसका जो कुछ हिस्सा महाराष्ट्र में है, कुछ कर्नाटका में है, कुछ आंध्र प्रदेश में है। अब जो हैदराबाद के जो रूलर थे उसको टाइटल दिया गया था निज़ाम का, जो कि संसार के अमीर आदमियों में से एक था। और जो निज़ाम था वो चाहता था कि वो इंडिपेंडेंटली रूल करे हैदराबाद पर। अब इसी दौरान एक जो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट है नवंबर 1947 में यथास्थिति बहाल जो साइन हुआ इंडियन गवर्नमेंट और निज़ाम के बीच में। और इसी दौरान बातचीत जो है वो चलती रही। और जो ये जो एग्रीमेंट था ये साइन हुआ था 1 साल के लिए। इसी दौरान जो लोग हैं उनको जो निज़ाम है उसका जो रूल है वो पसंद नहीं आया और जो लोग हैं वो प्रोटेस्ट करने लगे, अपोज करने लगे, विरोध करने लगे। और उसी विरोध को रोकने के लिए जो निज़ाम है उसने जो रजाकार्स है जो कि पैरामिलिट्री फोर्स है उसको ऑर्डर दिया कि ये जो प्रोटेस्ट है इसको रोका जाए। और ये जो सब कंडीशंस है वो देख के कि जो लोग हैं उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, जो लोग हैं वो मर रहे हैं, तो जो इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने ऑर्डर दिया कि जो हैदराबाद है उसके ऊपर एसेशन किया जाए। और सितंबर 1948 में जो हैदराबाद है उसको इंडिया में मर्ज किया गया। सो जो हैदराबाद है वो जो प्रिंस स्टेट था वो ऐसे जो इंडिया है उसके अंदर मर्ज हुआ। अब हम जो नेक्स्ट जो प्रिंसली स्टेट है जिसका जो मर्ज है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट था, वो है हमारा मणिपुर। सो मणिपुर है उसका जो ये एक प्रिंसली स्टेट है। इसका भी जो विलय है जब भारत में हुआ तो जो इंडिया है उसको थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा। तो मणिपुर के जो राजा थे, महाराजा ऑफ मणिपुर वो थे बोध चंद्र सिंह। सो महाराजा ऑफ मणिपुर
वो थे बोध चंद्र सिंह। अब जो बोध चंद्र सिंह है उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन है जो सहमति पत्र है वो साइन कर दिया। और इस कंडीशन पर साइन किया कि जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने उनको आश्वासन दिया कि जो इंटरनल ऑटोनॉमी है, जो आंतरिक स्वायत्ता है वो मेंटेन रहेगी, वो बरकरार रहेगी। वो जो इंटरनल पावर है वो बोध चंद्र सिंह जो रूलर है उसके पास ही रहेंगी। सो ही वाज अश्योर्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट that the internal autonomy will be maintained। जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने जब जो महाराजा है उनको आश्वासन दिया कि जो इंटरनल ऑटोनॉमी है, जो आंतरिक स्वायत्ता है वो बरकरार रहेगी, जो इंडियन गवर्नमेंट है वो उसके अंदर इंटरफेयर नहीं करेगी। उसके बाद जो महाराजा है उसने जो साइन किया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन सहमति पत्र। अब उस कुछ टाइम के बाद जो पब्लिक है उन्होंने प्रेशर किया और पब्लिक के प्रेशर में आने के बाद जो पब्लिक है उसने दबाव किया और उस दबाव के कारण जो महाराजा है उसने इलेक्शंस करवाए। महाराजा हेल्ड इलेक्शंस अंडर द पब्लिक प्रेशर। In June 1948. So in June 1948 under the pressure of public महाराजा held elections और जो स्टेट है वो क्या बन गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया। And the state become constitutional monarchy। जो मणिपुर था वो संवैधानिक राजतंत्र बन गया। सो इसलिए हम कहते हैं कि जो मणिपुर है वाज फर्स्ट पार्ट ऑफ इंडिया who held elections based on universal adult franchise। मणिपुर में इलेक्शन हुए और इलेक्शन होने के बाद जो स्टेट था वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया, संवैधानिक राजतंत्र बन गया। और इसलिए जो मणिपुर है वो भारत का पहला ऐसा हिस्सा बन गया जिसमें जो इलेक्शन है वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पर हेल्ड हुए हों। जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी, जो विधानसभा थी मणिपुर की, उसमें एक क्वेश्चन राइज हुआ। इन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ मणिपुर क्वेश्चन ओवर द मर्जर of Manipur with India। कि जो लेजिस्लेटिव थी, जो विधानसभा थी मणिपुर की, उसमें एक क्वेश्चन था कि जो मणिपुर है वो इंडिया के अंदर मर्ज
करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर होगा या नहीं होगा। अब इसमें जो कांग्रेस थी वो चाहती थी कि मर्ज हो, कांग्रेस वांटेड द मर्जर। बट जो अदर पॉलिटिकल पार्टीज थी वो इसका विरोध कर रही थी। वो कह रही थी कि जो मणिपुर है उसको इंडिया के अंदर नहीं, मर्ज नहीं होना चाहिए। अदर पॉलिटिकल पार्टीज अपोज दिस, उन्होंने विरोध किया और कहा कि जो मणिपुर है उसका मर्ज इंडियन यूनियन में नहीं होना चाहिए। जब गवर्नमेंट ने सब देख लिया कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें एक क्वेश्चन बन गया है और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपोज कर रही हैं, तो गवर्नमेंट ने फिर डिसाइड किया कि वो प्रेशराइज करेगी महाराजा को। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो भारत सरकार है, प्रेशराइज महाराजा into signing merger agreement। अब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने 1949 में महाराजा को प्रेशराइज किया और जो विलय पत्र है उसको साइन करवाया, जिसके बाद जो पब्लिक है उसके अंदर जो बहुत ज़्यादा गुस्सा है, जो नाराज़गी है वो भी देखने को मिली। और जो कि आज भी हम जो नाराज़गी है, जो रिपरकशंस है, वो भी हम आज भी देख सकते हैं। वो जो गुस्सा था, वो जो नाराज़गी है, वो आज भी हम जो मणिपुर की जो लोग हैं उनके अंदर उसकी जो झलक है वो आज भी देखी जा सकती है। सो जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, जो राज्य हैं उनका पुनर्गठन। सो ये जो टॉपिक है ये लास्ट टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर का, राज्यों का पुनर्गठन। सो इसमें चैलेंज जो राज्यों का पुनर्गठन है उसमें एक चैलेंज था कि जो इंटरनल बाउंड्रीज हैं स्टेट की वो किस आधार पर डिसाइड की जाएं। सो देयर वाज अ चैलेंज, एक चुनौती थी, टू ड्रॉ द इंटरनल बाउंड्रीज ऑफ स्टेट। एक चुनौती थी कि जो इंटरनल बाउंड्रीज हैं स्टेट की वो ड्रॉ की जाएं, जिसमें एक झलक मिले, विच रिफ्लेक्ट द कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक प्लूरलिटी। and without affected the unity of nation। सो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट में एक चैलेंज था कि जो गवर्नमेंट है उसको इंटरनल बाउंड्रीज हैं वो भी डिसाइड करनी थी, जिसमें वो चाहते थे कि जो कल्चरल और लिंग्विस्टिक प्लूरलिटी है, जो भाषाई और सांस्कृतिक जो बहुलता है, जो विविधता है, वो उसकी झलक भी देखने को मिले और साथ ही साथ जो देश की जो एकता है वो भी प्रभावित ना हो। हम सब जानते हैं कि जो कॉलोनियल रूल में था, जो इंडिया है जो प्रिंसली और प्रोविंस स्टेट में डिवाइड था या फिर अलग अलग स्टेट में डिवाइड था औपनिवेशिक शासन में, तो उसमें जो बाउंड्रीज़ हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग डिसाइड की गई थी, कि प्रशासनिक सुविधा देखी गई थी। बाउंड्रीज वर बेस्ड ऑन
एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। जो बाउंड्रीज हैं वो प्रशासनिक सुविधा के अकॉर्डिंग ड्रॉ की गई थी। और कुछ जो बाउंड्रीज हैं वो बाउंड्रीज थी जिसमें जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने उनको जीता था। सम टेरिटरीज आर बेस्ड ऑन annexed बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। कुछ टेरिटरीज ऐसी थी जिनको जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने अटैक करके जीता था, अपने अंडर लिया था, ब्रिटिश जो सर्जनिटी है उसके अंडर लिया था। अब जो नेशनल मूवमेंट है उसमें जो कॉलोनियल रूल में जो बाउंड्रीज ड्रॉ की गई थी उसको रिजेक्ट किया गया और कहा गया कि जो ये बाउंड्रीज है ये आर्टिफिशियल हैं। नेशनल मूवमेंट had rejected these divisions। उन्होंने कहा कि ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो ये डिविजन्स कर रखे हैं स्टेट में या प्रोविंस स्टेट में ये ठीक नहीं है और इसलिए उन्होंने रिजेक्ट किया और कहा कि जो अब जो स्टेट की जो फॉर्मेशन होगी वो लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होगी एंड डिसाइडेड दैट द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन will be linguistic principle। और ये तभी डिसाइड हो गया था जब जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसका जो नागपुर सेशन हुआ 1920 में, तभी डिसाइड हो गया था कि जो फॉर्मेशन होगी स्टेट की वो डिसाइड हो चुकी है कि वो लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल के आधार पर होगी। सो इट वाज डिसाइडेड by Indian National Congress in Nagpur session in 1920। ये निर्धारित हो चुका था कि जो स्टेट है उनकी फॉर्मेशन है वो भाषा के आधार पर होगी। जो मेन जो उसका आधार होगा वो लैंग्वेज होगी और उसी के आधार पर स्टेट की फॉर्मेशन होगी। और तभी डिसाइड हो गया था जब जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसका नागपुर का सेशन हुआ 1920 में। बट कुछ रीजंस की वजह से जो गवर्नमेंट है उसने ये पोस्टपोन कर दिया कि जो स्टेट है उनकी बाउंड्रीज़ को या फिर जो स्टेट है उनको डिवाइड करने का ये जो मैटर है उसको पोस्टपोन्ड कर दिया। The government postponed the matters of carving out state। और इसके रीज़न क्या थे, उन्होंने जो गवर्नमेंट है उसने क्यों पोस्टपोन किया। फर्स्ट है जो गवर्नमेंट है उसने ये जो मैटर है ये पोस्टपोन्ड किया कि जो भाषा के आधार पर जो स्टेट है उनका जो बाउंड्रीज हैं वो अभी ड्रॉ नहीं की जाएंगी, अभी डेमार्केशन नहीं की जाएगी। और उसके रीज़न ये थे डिसरप्शन एंड डिसइंटीग्रेशन, कि जो गवर्नमेंट है उसको भय था कि कुछ कोई दंगे ना हो जाए, कोई प्रोटेस्ट ना हो जाए या फिर जो देश की अखंडता है उसके ऊपर कोई आँच ना आए। ड्यू टू डिसरप्शन एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ इंडियन यूनिटी। उसके बाद कुछ सोशल और इकोनॉमिक चैलेंज थे कि अभी अभी जो देश है उसका पार्टीशन हुआ है, जो
इकोनॉमिक कंडीशन है वो भी ठीक नहीं है, और जो लोग हैं उनके अंदर जो रिलीजन है उसको लेकर भी कुछ नेगेटिव थॉट्स भी हैं। और जो मेन रीज़न था वो था कि द फेट ऑफ प्रिंसली स्टेट्स हैड नॉट बीन डिसाइडेड। द फेट ऑफ प्रिंसली स्टेट, कि जो प्रिंसली स्टेट है उनका भी अभी जो भाग्य है वो डिसाइड नहीं हुआ था कि वो इंडिपेंडेंटली रहेंगे, वो इंडिया के अंदर आएंगे भी या नहीं आएंगे, या फिर वो पाकिस्तान में जाएंगे। तो ये भी कुछ डिसाइड नहीं हुआ था। इसलिए जो गवर्नमेंट है उसने सोचा कि ये जो मैटर है इसको पोस्टपोन किया जाए, और जो प्रिंसली स्टेट है उनका एक बार जो मैटर है वो सोल्व हो जाए, उसके बाद ही जो स्टेट है उनका पुनर्गठन है वो किया जाएगा, रीऑर्गेनाइजेशन उनकी की जाएगी। फिर कुछ टाइम बाद जो प्रोटेस्ट है वो शुरू हुआ तेलुगु में। प्रोटेस्ट बिगन इन तेलुगु स्पीकिंग एरियाज, कि वो रीजन्स जहाँ पर जो तेलुगु जो लैंग्वेज है वो बोली जाती थी वहाँ पर जो विरोध है वो शुरू हुआ। लाइक मद्रास, जो कि आज प्रेजेंटली हिस्सा है किसका, प्रेजेंट डे में जो मद्रास है आज वो कुछ पार्ट उसका तमिलनाडु में है। आंध्र प्रदेश में है, केरला और कर्नाटका में है। ये जो प्रोटेस्ट है ये शुरू हो गए तेलुगु स्पीकिंग एरियाज़ में, जो कि मद्रास में। तो उसके बाद एक मूवमेंट शुरू हुआ जिसको हम बोलते हैं विशालांध्र मूवमेंट। जिसके लीडर थे पोटी श्री रामालू। पोटी श्री रामुलु ये लीडर थे जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट और कांग्रेस लीडर थे। अब इस विशाल आंध्रा मूवमेंट है उसका जो मेन मोटिव था वो था डिमांड सेपरेट आंध्र प्रोविंस, कि इन्होंने कहा कि एक जो न्यू प्रोविंस है वो बननी चाहिए, डिमांड सेपरेट आंध्रा। इन्होंने एक नई जो स्टेट है उसकी मांग की जो कि आंध्र होगा, और इसके जो लीडर थे वो पोटी श्री रामुलु हैं, जिनकी जो डेथ है वो हो गई आफ्टर 56 डेज ऑफ इन्फिनाइट फास्ट, कि जब वो 56 दिन तक भूखे रहे और उन्होंने कुछ भी नहीं खाया, तो जो 56वें दिन है तो उन्होंने जो फास्ट किया उसके बाद उनकी डेथ हो गई। अब उनकी जो डेथ हुई, डेथ के बाद जो कंडीशन बनी, His death caused unrest, जो लोग हैं वो बेचैन हो गए और उसके कारण वॉयलेंस हुआ, एंड इट रिजल्टेड वॉयलेंस, कुछ हिंसा हुआ। जो लोग हैं वो सड़कों पे उतर आए, पीपल इन लार्ज नंबर took to the streets। और उसमें कुछ लोग इंज्योर हुए, कुछ लोगों को चोट लगी, और कुछ लोगों ने अपने जो लाइफ है वो खो दी, लॉस्ट देयर लाइव्स, अपना जो जीवन है वो खो दिया।
अब गवर्नमेंट लेवल पे जो सेवरल जो लेजिस्लेटर्स थे, जो विधायक थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया। सो दिस अब ये सब देखने के बाद जो गवर्नमेंट है उसने दिसंबर 1952 में जो पीएम है उसने अनाउंस कर दिया सेपरेट जो डिमांड थी वो आंध्र प्रदेश के लिए वो पूरी की जाएगी। पीएम अनाउंस्ड फॉर्मेशन ऑफ सेपरेट आंध्र प्रदेश ऑफ कि एक अलग से एक राज्य बनाया जाएगा आंध्र प्रदेश। अब ये मूवमेंट के बाद कुछ टाइम के बाद और प्रोटेस्ट है वो शुरू हुए और 1950 इन जो प्रोटेस्ट है, इन ये जो विरोध है, इनको देखकर जो गवर्नमेंट है उसने डिसाइड किया कि एक कमीशन बनाई जाएगी। सो जो गवर्नमेंट है उसने अपॉइंट की स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1953 में, ताकि वो जो कमीशन है वो रीड्राइंग है वो दोबारा से जो बाउंड्रीज हैं स्टेट की वो रीड्रॉ कर सके और जो वो जो रीड्रॉ करे उससे जो डिफरेंट लैंग्वेज हैं अलग अलग स्टेट में उनकी जो झलक है वो भी देखने को मिले और जो देश की जो एकता है उसके ऊपर भी अफेक्ट ना पड़े। सो इन 1953 सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। राज्य पुनर्गठन आयोग है वो अपॉइंट की गई। और उसको अपॉइंट करने का जो मोटिव था वो क्या था? रीड्राइंग द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट्स एंड रिफ्लेक्ट डिफरेंट लैंग्वेजेज, कि वो जो स्टेट बनी उसमें जो अलग अलग जो लैंग्वेज हैं उसकी झलक भी देखने को मिली। नाइनटीन 1956 में जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन है एक्ट है वो पास हुआ। रिपोर्ट ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वाज पास्ड। राज्य पुनर्गठन अधिनियम की जो रिपोर्ट है उसके वो पास हुई। सो 1956 में जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम है उसकी जो रिपोर्ट है वो पास की गई, जो जिसको स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन है उसने बनाया था। और उस रिपोर्ट से जो 14 स्टेट हैं उनकी क्रिएशन हुई। सो उस रिपोर्ट में जो 14 स्टेट है उसकी क्रिएशन हुई और 14 स्टेट के साथ जो 6 यूनियन टेरिटरीज़ हैं वो बनाई गई। सो आज की जो क्लास है वो हम यहीं एंड करते हैं और हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो यहाँ पर एंड होता है। आई थिंक ये जो नोट्स हैं वो आपके लिए इनफ होंगे। आपको जो एनसीईआरटी है उसके जो कोई भी प्रॉब्लम है वो आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी और आप जो अपने नोट्स हैं वो आई थिंक अपने खुद बनाए, ना कि कॉपी करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम लगती है या फिर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी एंड कैन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। Thank you very much and have a nice day again.